नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जायसवाल कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ईवीएस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आए हैं, जहां हम आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। आज हम उसी सीरीज में आगे बात करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित कितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं कि आपको एक आइडिया ये भी लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस पोर्शन से आ रहे हैं। और मोस्टली होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो इस वजह से चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला पानी कीटाणुनाशक कौन सा है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला पानी कीटाणुनाशक कौन सा है, बताइए। पानी में कीटाणुनाशक के तौर पर किसे यूज किया जाता है? ऑप्शन है फिटकरी, फ्लोरीन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। बताइए। आप सबको पता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके पानी बनता है, तो आप सबको पता है कि पानी में तो पहले से ही ऑक्सीजन है। पानी में पहले से ही ऑक्सीजन है, पानी H2O से तो मिलके बनता है। तो कीटाणुनाशक के तौर पे अलग से तो ये इस्तेमाल होने से रहा। आप सबको मैं बता दूं कि कीटाणुनाशक के तौर पे आप सब क्लोरीन डालते हैं, और यहाँ पे आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं, आप बताइए। नगर निगम में जो पानी आता है आप सबके घरों में सप्लाई वाला, तो उसमें कभी कभी आपने देखा होगा घरों में एक शिकायतें होती हैं कि लगता है क्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो गई है। कहते हैं ना लोग, क्योंकि वो कभी कभी पानी स्मेल करने लगता है या पानी का थोड़ा सा टेस्ट बदल जाता है। तो क्लोरीन क्यों डाला जाता है? क्या जरूरी है कि जब क्लोरीन से ये आ रही है प्रॉब्लम्स कि वो स्मेल कर रहा है या थोड़ा सा ऐसी चीज है, तो क्यों डाला जाता है क्लोरीन? बहुत जरूरी है क्लोरीन डालना, क्योंकि क्लोरीन ही कीटाणुनाशक के रूप में है। अगर आप क्लोरीन नहीं डाला जाएगा तो पानी में जो जीवाणु है वो खत्म नहीं होंगे और वो हमारे शरीर में जाके हमें हार्म करेंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है, बताइए। पहले तो मुझे आप ये बताइए कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। अब आप मुझे बताइए, जहाँ जो एरिया बड़ा है वहां रहने वाले लोग भी ज्यादा होंगे। छोटा एरिया है, कम लोग रहेंगे। बड़ा एरिया है, ज्यादा लोग रहेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में होती है, तो ये जो ऑप्शन है कि किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक होगी? ऑब्वियस सी बात है, एशिया महाद्वीप की। क्यों भाई? एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, और जब ये बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा है तो जो इसमें जनसंख्या भी होगी वो भी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? एशिया महाद्वीप। रीजन ऑफ एसिड रेन, अम्ल वर्षा का कारण क्या है, बताइए। एसिड रेन क्या होती है, पहले तो ये बताइए। एसिड रेन क्या होती है? जो हमारा पर्यावरण है, उस पर्यावरण में बहुत सारी प्रदूषण की जो चीजें होती हैं, बहुत सारी गैसेस होती हैं, वो हमारे वायुमंडल को प्रभावित करती हैं। और जब मानसून आता है तो उस टाइम यहाँ जो संघनन होके ही पूरी बारिश की प्रक्रिया होती है, तो क्या होता है उस मानसून के दौरान जब पहली बारिश होती है, तो बहुत सारे जो थोड़ा तत्व हैं, जो रासायनिक तत्व हैं, जो मानव के लिए या ह्यूमन बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं, वो भी उस पानी के साथ जमीन पर आते हैं। उस पहली वर्षा को ही एसिड रेन बोला जाता है। और एसिड रेन के कारण ही आप सबने सुना होगा कि ताजमहल का जो कलर है वो पहले व्हाइट था। ताजमहल का जो कलर था वो पहले कैसा था? व्हाइट कलर था। अब वो ताजमहल का कलर येलो धीरे धीरे हो रहा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण एसिड रेन है। तो एसिड रेन किस कारण से होती है? एसिड कारण के जो मेन कारण होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, यानी SO2 और NO2 होते हैं। तो अगर कभी ये पूछे कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है, तो अम्ल वर्षा का सबसे बड़ा कारण है SO2 और NO2। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अधिक सिंचाई से मिट्टी में कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप सबने पौधे लगाए होंगे गमलों में और भी जगह, तो आप जानते हैं कि जो एक्सेस इरिगेशन कर देते हैं, एक्सेस मात्रा में अगर पानी डाल दो तो मिट्टी सड़ जाती है, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट में ही चीजें चाहिए ना। हम उसे एक्सेस दे देंगे, चीजों को ज्यादा मात्रा में दे देंगे, तो मिट्टी तो सड़ जाएगी। तो वही कह रहा है कि अधिक सिंचाई से मिट्टी में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, बताइए। कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? अगर अधिक सिंचाई कर दी गई तो मिट्टी में कौन सी समस्या उत्पन्न होगी? तो
जैसे ये अगला सवाल है कि अधिक सिंचाई से मिट्टी में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। आपके सामने ऑप्शन है मृदा सॉइल पॉल्यूशन की, फ्लड यानी बाढ़ की, सॉइल इरोजन की या वाटर एब्यूशन की। बताइए, अगर अधिक पानी डाल दिया जाएगा, जैसे ये मिट्टी है आपकी, ये मिट्टी है, इसमें अगर ज्यादा पानी डाल दिया जाएगा तो कौन सी प्रॉब्लम आएगी। इससे मैं आपको बता दूं कि इससे मेनली जो मिट्टी है उसमें क्या होते हैं, लवण बढ़ जाते हैं। तो लवण के कारण ही लवणीकरण की समस्या बढ़ जाती है उसे ही। लेकिन अब ये ऑप्शन तो है नहीं, तो इस कारण जो ईएसबी ने राइट आंसर माना है वो वाटर रेवोल्यूशन माना है, यानी कि जल क्रांति को सही आंसर माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर है कि अधिक सिंचाई से मिट्टी में कौन सी समस्या उत्पन्न होगी, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वाटर रेवोल्यूशन। ठीक है। अगला सवाल है कि बच्चों की त्रुटियां क्या दर्शाती हैं। बताइए, बच्चों की त्रुटियां आपके सामने ऑप्शन है, दर्शाती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, या उन्हें बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर हम उसे तुरंत ठीक कर सकते हैं, या उनके सीखने की हिस्सा है। आप मुझे एक बात बताइए, आपने बहुत सारे जो हमारे महापुरुष हैं उनका एक कोट पढ़ा होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। मतलब कि अगर अभ्यास नहीं किया जाएगा, गलतियां नहीं होंगी उस दौरान, तो हम सीखेंगे कैसे। तो जब कोई बच्चा अपने सीखने की प्रक्रिया में होता है तो वो गलतियों से ही सीखता है कि हमने क्या गलतियां की थी जो हमें नहीं करनी है। तो बस वही चीजें हैं। तो पूछा गया है कि बच्चों की जो त्रुटियां हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, क्या दर्शाती हैं। तो बच्चों की जो त्रुटियां हैं वो एक सीखने का हिस्सा है और उनकी सोच में ही वो एक अंतर्दृष्टि होती है। मतलब कि अगर मैंने कभी कोई गलती की है तो मुझे ये चीज पता है कि इस चीज को करने से सही जो आउटपुट है वो नहीं आता है, तो वो मैं दोबारा गलती नहीं करूंगी, वो चीज मुझसे दोबारा नहीं होगी। तो बस वही है कि बच्चों की त्रुटियां क्या है, वो एक सीखने का हिस्सा है और उनकी सोच में एक अंतर्दृष्टि होती है। तो त्रुटियां करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ये एक पॉजिटिव, बच्चों की अगर त्रुटियां हो भी रही हैं तो वो उससे सीख रहे हैं। अगला सवाल है, लगभग 4700 साल पहले किन शहरों का विकास हुआ। कुछ शहर दिए गए हैं और ये किस सिविलाइजेशन के शहर, बताइए किस सिविलाइजेशन से संबंधित शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता, आप सबने पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता ये उससे संबंधित, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड ये शहर हैं। अब आप मुझे बताइए कि 7000 पहले क्वेश्चन पूछा है, 4700 साल पहले किन शहरों का विकास हुआ। तो बताइए कौन से शहरों का विकास 4700 साल पहले हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सबसे पुराना शहर है जो खोजा गया था। हड़प्पा, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो अगर कभी ये भी सवाल आ जाता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी द्वारा की गई थी। और सबसे पुराना खोजा जाने वाला स्थल कौन सा है, हड़प्पा। ठीक है। अगला सवाल है कि सतही और भूजल संसाधनों के कुशल बंधन और संरक्षण में के रूप में जाना जाता है। जो सतही या भूजल होता है उसका संरक्षण किस रूप में होता है। सतही जल मतलब अंडर जो ग्राउंड जो वाटर होता है उसका संरक्षण किस फॉर्म में होता है। तो ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास, वाटरशेड मैनेजमेंट और इरिगेशन। तो वही बोला है कि जो भूजल संसाधनों का जो कुशल बंधन है वो हम किस रूप में कर सकते हैं। जो पानी जमीन के अंदर है उसका जो संरक्षण है वो कैसे किया जा सकता है। उसका एक राइट आंसर ये हो जाएगा कि जो वाटरशेड मैनेजमेंट है, वाटरशेड मैनेजमेंट आज की जो समय है उसके अनुसार सबसे उचित तरीका है जिसका उपयोग करके हम सब जो हमारा भूजल है, ये सतही भूजल है, उसका हम कुशल संरक्षण कर सकते हैं। आपको सबको पता है कि जिस हिसाब से दोहन हो रहा है हमारे संसाधनों का, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, हमारे संसाधनों का पानी हो और एग्रीकल्चर हो, इन सब का दोहन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उसके लिए हमें बहुत जरूरी है हमारे जल को संरक्षित करना। तो उसके लिए एक वाटरशेड मैनेजमेंट एक मेथड है जिसके द्वारा हम सतही जल को बहुत अच्छे से संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे अगला सवाल कह रहा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस जल दूषक के कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर स्टेट पीसीएसबी से पूछते हैं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किस दूषक के कारण होता है। बताइए, आपके सामने जैसे ऑप्शन है कि पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता है, या क्लोराइड कम है, या सल्फेट ज्यादा है, या पीने के पानी में अधिक भारी धातुएं। बताइए क्या राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी के पीने में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। किसके कारण होता है, ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। कम क्लोराइड होगा तो क्लोराइड तो जरूरी है भाई पानी के लिए, क्योंकि वही कीटाणुनाशक का काम करता है, तो वो तो गलत ही हो जाएगा।
तो वही है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। क्लियर होना चाहिए ये बात। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का एक उदाहरण है, बताइए। वृक्षारोपण कृषि का एक उदाहरण कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है आम की खेती, बाजरा की खेती, चाय की खेती और संतरे की खेती। बताइए राइट आंसर क्या होगा। मैं आपको समय दे रही हूँ 2 मिनट का, आप इसे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सोचिए। बताइए। मैं आपको बता दूं वृक्षारोपण कृषि का एक सबसे बड़ा उदाहरण है टी कल्टीवेशन, चाय की खेती। क्यों? आपने देखा होगा पहाड़ों में जो कल्टीवेशन की जाती है वो कैसे की जाती है। पहाड़ों में पहाड़ ढलान के रूप में होते हैं, वहां पानी रुकता नहीं है, तो इसलिए जो ढलान वाला एरिया है वहां रोपण कृषि कर दी जाती है कि ताकि जब ढलान का पानी धीरे धीरे बह के आए तो जो वो प्लांट्स हैं उस पानी को एब्जॉर्ब कर लें। और उन्हीं पहाड़ी एरिया में चाय की खेती होती है। तो वही पूछा है कि कौन सा वृक्षारोपण कृषि का एक उदाहरण है। वृक्षारोपण कृषि मेनली वही पहाड़ों में की जाने वाली कृषि होती है कि मान लीजिए ये पहाड़ है, ये ऐसे होते हैं तो ये ढलान होती है इनमें, तो यहाँ पे पेड़ लगा दिए जाते हैं जिससे ढलान का पानी आता है और पेड़ उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं और यही खेती हो जाती है। तो इसीलिए जो चाय की खेती है वो वृक्षारोपण कृषि का सबसे उचित उदाहरण है। अगला सवाल, अगला सवाल महिला सुपरवाइजर में पूछे जाने वाला सवाल है, 2017 में आया था। अन्नपूर्णा योजना भोजन आवश्यकता को पूरा करती है। अन्नपूर्णा योजना भोजन आवश्यकता को कैसे पूरा करती है और किन के लिए पूरा करती है, ये भी सवाल। अन्नपूर्णा योजना भोजन की आवश्यकता किन के लिए पूरा करती है? बच्चों के लिए, निर्धन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए या युवा व्यक्तियों के लिए? अन्नपूर्णा योजना मेनली सवाल ये है कि अन्नपूर्णा योजना है किसके लिए? बच्चों के लिए है, महिलाओं के लिए है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए है या युवा व्यक्तियों के लिए? बताइए। अन्न उसे ही दिया जाएगा जो कमजोर है, जो उसे पाने में सक्षम नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। यंग है, आप कमा सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, आपके लिए होगा। अन्नपूर्णा योजना किससे? तो मैं आपको बता दूं कि जो अन्नपूर्णा योजना का संबंध है वो निर्धन वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है। वरिष्ठ नागरिक जो सबल नहीं हो पाते हैं, समय के साथ बूढ़े हो चुके होते हैं, उनके लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। तो अगर कभी ये आता है कि अन्नपूर्णा योजना किससे संबंधित है तो वो निर्धन वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? अब बताइए आप ये सवाल किसमें होती है। मुझे ये बताने की जरूरत है क्या कि प्रोटीन, आजकल तो बहुत बॉडी बिल्डिंग के बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है, तो आप सबको प्रोटीन लेना होता है। कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं लोग, कुछ प्रोटीन पाउडर के थ्रू लेते हैं, कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो आप सबको पता है कि जो सोयाबीन था उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें? जो सोयाबीन की बरी आती है वो भी लोग कंज्यूम करते हैं, तो वो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, ये आप सबको पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल, जलमंडल और जलमंडल के बीच प्राकृतिक चक्र किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं? आप सबने पढ़ा होगा कि संघनन कैसे होता है, आप सबको पता है ना। संघनन प्रक्रिया क्या होती है कि यहाँ तालाबों में वाटर है, उससे तालाबों से संघनित होकर यहाँ पे पानी है, ये पानी भरा हुआ है तालाबों में, यहाँ से संघनन होता है, संघनन के द्वारा बादल बनते हैं, ये बादल बनते हैं और बादलों से ही फिर वापस वर्षा होती है। ये क्या कहलाता है? ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है जल विज्ञान चक्र। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इसी को बोलते हैं कि तालाबों में भरा पानी है, वो संघनित हो रहा है, संघनित होकर बादल बन रहे हैं, बादलों से पुनः पानी जमीन पे आ रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं जल विज्ञान चक्र। तो जो ऑप्शन है कि वायुमंडल जलमंडल के बीच प्राकृतिक चक्र क्या है, तो उसका राइट आंसर है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि जल विज्ञान चक्र। अगला सवाल जैसे कह रहा है, भारत में सिंकोना का पेड़ किस जंगल में पाया जाता है? बताइए सिंकोना कौन से जंगल में होता है? जो सिंकोना का पेड़ है मैं आपको बता दूं कि एक सदाबहार पेड़ है, वो हरित भरित ही रहता है। तो अब जैसे ये है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कौन से होते हैं? जो समय के अनुसार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, फिर एक नए समय के बाद दोबारा आ जाते हैं। कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली पर्वतीय एरिया में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मैंने जैसे आपको बताया कि जो सिंकोना का पेड़ है वो सदाबहार पेड़ है, तो कहाँ पाया जाएगा? सदाबहार वनों में ही पाया जाएगा। सदाबहार पेड़ कहाँ होगा? सदाबहार वनों में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला जैसे क्वेश्चन है कि इसरो ने किस वर्ष से देश में निर्मित परिज्ञापी रॉकेट, सैंडिंग रॉकेट क्षेपित करना यानी कि
वो करना छोड़ना चालू किया। तो इसरो ने किस वर्ष से लॉन्च करना चालू किया परिज्ञापी रॉकेट? बताइए कौन सा ऐसा वर्ष है? फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है 1965। कब से चालू किया इसरो ने परिज्ञापी रॉकेट, यानी कि सैंडिंग रॉकेट छोड़ना इसरो ने कब से चालू किया? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा सा याद ही रखना पड़ेगा कि 1965 इज द ईयर जहां पे सैंडिंग रॉकेट छोड़ना इसरो ने चालू किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेवा दान करने के लिए गूगल ने स्पेसएक्स के साथ समझौता किया है? कौन सी सेवा के लिए जो हमारा गूगल है उसने अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि जो स्पेसएक्स कंपनी है वो किसकी है? बहुत बहुत चर्चा में है ये कंपनी। स्पेसएक्स कंपनी किसकी है? बताइए किसकी है स्पेसएक्स कंपनी? मैं आपको बता दूं कि गूगल ने स्टारलिंक इंटरनेट सेवा ये चालू करने के लिए स्पेसएक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? स्टारलिंक इंटरनेट सेवा के लिए स्पेसएक्स के साथ गूगल ने। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ये एक सवाल है कि नासा का जो रोवर परसेवरेंस है वो कहाँ पर उतरा था? नासा ने अभी लॉन्च किया है ना, तो वो कहाँ पे उतरा था? जो रोवर परसियंस है वो कहाँ, कौन से ग्रह पे गया था? चांद पे गया था, सूर्य कहाँ गया था? शनि ग्रह पे गया था, शुक्र ग्रह पे गया था, कौन से उसमें गया था? तो राइट आंसर है मंगल ग्रह। जो नासा का रोवर परसियंस है वो कहाँ गया था? जो नासा का रोवर परसियंस है वो मंगल ग्रह पे गया था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो नासा का रोवर परसियंस है वो कहाँ गया था? मंगल ग्रह पर। स्टेटमेंट दिए हुए हैं और कहा गया है कि कौन सा कथन सही कथन है? बताइए। बुध सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है क्या? बुध सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बुध पृथ्वी चंद्रमा से थोड़ा बड़ा है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में बुध का दूसरा सबसे छोटा वर्ष है। बुध का घना वायुमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें राइट आंसर है कि मर्क्यूरी इज स्लाइटली लार्जर देन द अर्थ मून। मतलब बुध जो है वो पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा बड़ा है। जो बुध है वो पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा बड़ा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मर्क्यूरी इज स्लाइटली लार्जर देन द अर्थ मून। ठीक है, भारत की एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी कहाँ है? बताइए, भारत में जो एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी है वो कहाँ पे स्थित है? आप सबको पता है कि जो हमारे साउथ की जो स्टेट है वो बहुत ज्यादा जो टेक्निकल चीजें हैं उसमें बहुत ज्यादा आगे है। तो अगर कभी ये पूछे कि जो एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी है वो कहाँ है, तो वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है भारत में एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी? भारत में एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी हैदराबाद में स्थित है। तो आपको ये चीज बिल्कुल पता होनी चाहिए कि एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी कहाँ है? हैदराबाद में। यदि बारीक कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो मिट्टी क्या कहलाती है? यदि मिट्टी में बारीक कणों का अनुपात ज्यादा है तो उसे क्या बोलते हैं? बारीक कण मतलब जैसे वो रेत के फॉर्म में नहीं होता, आपने देखा होगा बारीक कण मतलब जो रेत होती है उस फॉर्म में मिट्टी होती है। तो आप सबको पता है कि रेत फॉर्म की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जो रेत फॉर्म में मिट्टी होती है वो अधिकतर सागरी किनारों के पाई जाती है। और जो सागरी किनारे हैं उसके अंतर्गत हम कैसी मिट्टी को जानते हैं? क्ले सॉइल। क्ले सॉइल मतलब होता है कि जो मिट्टी में जो कण है ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे रेत की जैसे होते हैं, और वो क्ले फॉर्म में होती है बिल्कुल। तो वही है कि बारीक कणों का अनुपात किस में है? तो क्ले सॉइल में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्तन दहन प्रणाली कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है? तो पहले तो आप ये बताइए कि कर्तन दहन प्रणाली होती क्या है? क्या होती है कर्तन दहन प्रणाली? क्या अगर मैं कहूं कि कर्तन दहन प्रणाली को ही झूम कृषि के नाम से जाना जाता है तो क्या ये गलत होगा? अगर मैं कहूं कि इसे बीवर के नाम से भी किसी एक स्टेट में जाना जाता है तो क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। कर्तन दहन प्रणाली को ही झूम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? झूम कृषि। और झूम कृषि क्या होती है कि एक किसी लैंड में आपने एग्रीकल्चर की, उस एग्रीकल्चर को करने के बाद आप वहां से जब सारे पोषक तत्वों को आपने कंज्यूम कर लिया, वो मिट्टी अब आपको पोषक तत्वों से विहीन हो गई, तो आपने वहां फसलों को जला के आप आगे बढ़ गए, तो उसी को कहते हैं झूम कृषि, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है पर्यावरणीय दृष्टि से। तो वही पूछा है कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि को दीपा के नाम से कहा जाना जाता है? तो दीपा के नाम से छत्तीसगढ़ में जाना जाता है। और बेबर के नाम से कहा जाना जाता है इसी प्रणाली को, वो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि बेबर के नाम से कहाँ जाना जाता है झूम कृषि को, तो वो आप मुझे बताएंगे। लेकिन फिलहाल दीपा के नाम से छत्तीसगढ़ में जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड भारत में किसके विकास से संबंधित था? बताइए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? बताइए। आप सबको पता है जो मछली उत्पादन है वो पीसी कल्चर। मछली उत्पादन को क्या बोलते हैं?
मछली उत्पादन को पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो फ्लड ऑपरेशन फ्लड है वो किससे संबंधित है? वो मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। और आप ये बताइए, भारत में ऑपरेशन फ्लड के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑपरेशन फ्लड के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये आप मुझे बताइए। नहीं पता है तो गूगल में सर्च करिए कि ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से तो संबंधित है, लेकिन जो ऑपरेशन फ्लड के जनक के रूप में वो किसे जाना जाता है? आप सब ने एक ब्रांड सुना होगा अमूल, वो इसी से रिलेटेड। काली मिट्टी किसमें समृद्ध नहीं होती है? इसका मतलब ये है कि काली मिट्टी में क्या नहीं पाया जाता है? काली मिट्टी में क्या नहीं पाया जाता है? काली मिट्टी किससे समृद्ध नहीं होती है? ये आपका सवाल है, बताइए। काली मिट्टी किसमें समृद्ध नहीं होती है? आपके सामने ऑप्शन है नींबू, लोहा, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। काली मिट्टी किसमें समृद्ध नहीं होती? मैं आपको बता दूं कि काली मिट्टी में लोहा भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, लेकिन काली मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो अगर कभी एनपीके का नाम आपने सुना होगा, पोटेशियम पाया जाता है किसी मिट्टी में, किसी मिट्टी में नाइट्रोजन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन जो हमारी काली मिट्टी है वो किसमें समृद्ध नहीं होती है? तो अगर कभी आए तो काली मिट्टी समृद्ध नहीं होती है नाइट्रोजन में, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी एक अंतरराष्ट्रीय टेस्ट पारी में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड बना रखा है? मतलब कि जो अंतरराष्ट्रीय टेस्ट पारियां होती हैं, मतलब जो टेस्ट मैचेस होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्कोर किसने बनाया है एक पारी में? जैसे कहते हैं ना, ओडीआई में सबसे ज्यादा एक पारी में रोहित शर्मा ने बनाया हुआ है, T20 में सबसे ज्यादा स्कोर इसने किया है, वैसे ही टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा स्कोर किसने बनाया है? बताइए। मैं आपको बता दूं, अंतरराष्ट्रीय टेस्ट पारी में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत जो स्कोर है वो ब्रेन लॉरा ने बनाया है। किसने बनाया है? ब्रेन लॉरा ने। कहाँ के खिलाड़ी हैं ब्रेन लॉरा? जितने जो क्रिकेट प्रेमी हैं उन्हें सबको पता होगा। इन्होंने 400 रन मारे थे 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ। कितना स्कोर रहा इनका? 400 रन रहा है। कहाँ? इंग्लैंड के खिलाफ। तो आपको ये पता होना चाहिए ब्रेन लॉरा ने 400 रन मारे थे। किसके खिलाफ मारे थे? तो इंग्लैंड के खिलाफ मारे थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय टेस्ट में सबसे उच्च पारी किसने खेली थी? तो ब्रेन लारा ने खेली थी, 400 रन मारे थे और इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम भोपाल में स्थित है? बहुत सरल है ये, मुझे ये बिल्कुल बताने की आपको जरूरत नहीं है। बताइए कौन सा स्टेडियम भोपाल में स्थित है? बताइए। आपके सामने ऑप्शन भी दिए गए। ईडन गार्डन कहाँ है? ईडन गार्डन में आपको बता दूं कोलकाता में। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में। भोपाल में स्थित स्टेडियम है तात्या टोपे स्टेडियम। तो अगर कभी ये आता है कि तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ है, तो तात्या टोपे जो स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है? वो भोपाल में स्थित है। और कभी ऐसा भी पूछ ले कि ईडन गार्डन कहाँ है, तो आपको वो भी क्लियर हो गया कि जो ईडन गार्डन है वो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है तात्या टोपे स्टेडियम? तो तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में स्थित है। कौन सी गतिविधि व्यक्ति के समग्र विकास में मदद करती है? बताइए। आप सबने एक चीज देखी होगी कि जब हमारा फोन का जमाना नहीं था, फोन की चीजें नहीं थी, तो उस टाइम बहुत सारी चीजें ऐसी हुआ करती थी जिससे हम अपना टाइम पास करते थे। जैसे अंताक्षरी खेलते थे, पहेलियां सॉल्व करते थे, पहेलियां आया करती थी। वो एक पहेली थी ना, कटोरे के अंदर कटोरा, वो ऐसा, तो जो हम नारियल होता था उसका आंसर। तो जो पहेली, जो पजल प्रक्रिया होती है, वो किसी भी व्यक्ति के समग्र विकास में मदद करती है, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अगर हम बहुत सारी चीजें सोच रहे होते हैं, इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या सोल्यूशन होगा, तो पहेली ही एक ऐसा पजल में एक वो लूडो उसका भी आता है ना, जो हम ऐसे करते हैं तो कलर बिल्कुल सारे सेम होते हैं। तो वही है, एक पजल एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के समग्र विकास में मदद करती है। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पजल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तैयार करना मुश्किल, द्वितीय उच्च योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है। तैयार करना मुश्किल और द्वितीय उच्च योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है, ये किसके ऊपर काम की गई? मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है, उसी भी प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होती है? लिमिटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये होती है कि उसे तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। किसी भी प्रोजेक्ट को जो तैयार करना होता है वो सबसे मुश्किल होता है। जो तो राइट आंसर जो हो जाएगा, परियोजना विधि हो जाएगी, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार करना भी मुश्किल होता है और उसके लिए उच्च शिक्षकों की आवश्यकता होती है जो योग्य होते हैं।
क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट करना आज सबके हंसी खेल की बात नहीं है, इसलिए उसके लिए उच्च शिक्षकों की भी आवश्यकता है और उसे तैयार करना हालांकि मुश्किल होता है, इसी वजह से उसके लिए योग्य लोग चाहिए होते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे कठोर कोयले यानी हार्ड कोयल के रूप में जाना जाता है? तो कठोर कोयले के रूप में किसे जाना जाता है? आपको मैं बता दूं, जो एंथ्रेसाइट है, ये सब कोयले के ही प्रकार है, ये सब कोयले के ही प्रकार है, लेकिन जो कठोर कोयला पूछा है तो कठोर कोयले के रूप में एंथ्रेसाइट का यूज किया जाता है। कभी ये पूछ ले कि पीट क्या है, लिग्नाइट क्या है, बिटुमिनस क्या है, दीज ऑल आर द फॉर्म ऑफ कोयला, सारे कोयले के फॉर्म, लेकिन कठोर कोयला पूछा है तो जो कठोर कोयला है वो एंथ्रेसाइट होता है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो कठोर कोयला है वो एंथ्रेसाइट है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में मौजूद होते हैं? बताइए कौन सा है जो प्रकृति में असीमित मात्रा में है? क्या पानी असीमित मात्रा में है? जो पीने का पानी है वो भी लिमिटेड ही है ना। फॉरेस्ट काट दिए जाएं तो फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, वाइल्ड लाइफ वन्य जीव मार दिए जाएं तो या किसी कारण से मर जाएं तो खत्म हो जाएगा। लेकिन हवा एक ऐसी चीज है, विंड एक ऐसी चीज है जो असीमित मात्रा में, हम इसका किसी भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे विंड का उपयोग करके ही टरबाइन के माध्यम से, पवन चक्की के माध्यम से हम सब एनर्जी जनरेट करते हैं। तो एक हवा ही ऐसा माध्यम है जो प्रकृति में असीमित मात्रा में है। बाकी पानी भी खत्म होगा, वन भी चले जाएंगे और वन्य जीव भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन हवा ही एक ऐसी चीज है। तो जो उसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हवा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनिम्नीकरण यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल उत्पाद है? नॉन बायोडिग्रेडेबल उत्पाद कौन सा है? बताइए, नॉन बायोडिग्रेडेबल उत्पाद कौन सा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि जिसे जैसे ऊन है, पेपर है, कपास है, तो क्या इन्हें उपयोग लाया जा सकता है दोबारा? बिल्कुल लाया जा सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम को नहीं लाया जा सकता। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जिसे दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता, या तो वो आसानी से अपघटित हो जाते हैं। तो ऊन है तो वो आसानी से अपघटित हो जाएगा, पेपर अपघटित हो जाएगा, कपास अपघटित हो जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम एक ऐसी चीज है जो आसानी से अपघटित नहीं होता है, तो इसीलिए इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो आसानी से अपघटित नहीं होता है। अब जैसे अगला क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी का संचारी उपकरण है? आईसीटी का संचारी उपकरण कौन सा है? बताइए। आपके सामने ऑप्शन है यूट्यूब, ईमेल, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, ऑडियो बुक्स, कौन सा है? निम्नलिखित में से आईसीटी का संचारी उपकरण कौन सा है? तो मैं बता दूं, आईसीटी मतलब जो हम संचार साधन के रूप में अगर हम बात करें, ईमेल के माध्यम से हम बहुत सारी सूचनाएं एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ईमेल। तो ईमेल के माध्यम से ही तो इसका जो राइट आंसर था वो क्या है? ईमेल। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। आज मैंने एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था, मुझे लगा था कि मैं ये आप सबसे भी डिस्कस करूंगी। वो कोट कुछ ऐसा था कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, लेकिन एक संकल्प ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो बात सिर्फ इतनी है कि विकल्प बहुत सारे हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लगे रहना है और मंजिल तो मिलेगी ही। बस फोकस्ड होना जरूरी है किसी भी चीज में। आशा करती हूँ ये क्लास अच्छी लगी होगी आपको। जय हिंद, जय भारत।